हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का 10th क्लास का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कि हमने कहां से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, जो हमारा एंटनी लेवोशियर थे उन्होंने एलिमेंट्स क्लासिफाई किया था। उन्होंने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दो टाइप्स के होते हैं। फिर हमने देखा था कि जो डॉवरीनर थे, डॉवरीनर ने ट्रेस फॉर्म में अरेंज किए थे एलिमेंट्स, जो तीन तीन के ग्रुप थे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में जो हमारा था वो न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिए थे, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम करेगा, सेम शो करेगा। तो ये जो दोनों थे, जो डॉवरीनर और न्यूलैंड, ये दोनों बेस थे एटॉमिक मास के बेसिस पे। दोनों ने एटॉमिक मास को ज्यादा आगे किया था और उसी के बेसिस पे चीजें अरेंज की थी, उसी के बेसिस पे सिस्टमाइज किया था और उसी के बेसिस पे बताया था कि एलिमेंट्स इस तरीके से प्रॉपर्टी शो करते हैं और इस तरीके से अरेंज होंगे। और वही ऑन द अदर हैंड मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव, न्यूलैंड के 5 साल बाद, मतलब उन्होंने 1863 कुछ में दिया था, इन्होंने 1869 में डिमिट्री मेंडलीव, जो कि एक रशियन केमिस्ट है। कौन से केमिस्ट है? रशिया के केमिस्ट है, रशियन केमिस्ट। पूरा नाम क्या है? डिमिट्री मेंडलीव, जो कि जिसने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी तब कितने एलिमेंट्स आए थे? एलिमेंट्स नोन। कितने एलिमेंट्स नोन थे? ये पूछे जाते हैं छोटे छोटे सवाल। एलिमेंट्स नोन कितने? 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। और कितनी दिनों बाद दी थी? ये 5 साल बाद दी थी, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स रूल्स के बाद। क्लियर? तो इन्होंने अरेंज किया था और ये पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। ही गेव फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, और इसीलिए ये कहलाते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर होगी बात कि नहीं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं कौन? डिमिट्री मेंडलीव। क्लियर होगी बात कि नहीं? समझ में आ रही होगी बात? ये डिमिट्री मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं। रशिया के केमिस्ट थे और 1869 में, इन 1869 ही गेव फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, और जो कि कहलाती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम समझेंगे एक एक करके आराम से। ये पूरा लेक्चर इन्हीं पे बेस्ड है, पूरी की पूरी चीज, इनके मेरिट्स, इनके डीमेरिट्स, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। अब देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले जो पीरियोडिक, जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं उसका कुछ रूल होता है। वो रूल इन्होंने क्या लगाया था? एटॉमिक मास। तो ही अरेंज्ड elements on the basis of atomic mass। किसके बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था क्या? एलिमेंट्स को। क्लियर हो रही बात कि नहीं? समझ में आ रही होगी बात? तो अब जब एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था तो हम समझेंगे यहां पर कि इनका जो पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन क्या था? पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक मास। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या था? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इस पीरियड का, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन था वो था एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे होगा, तो इसी ऑर्डर में इन्होंने ये अरेंज किया था। ये पूरी कहानी है। यहां से स्टार्ट करोगे आप, आराम से एक एक पॉइंट आपको लिखना है। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, नॉट फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? डिमिट्री मेंडलीव ने, इन 1869। ये सारे पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं। ठीक है, 63 एलिमेंट्स थे, 1869 में दी थी, रशियन केमिस्ट थे, पूरा नाम डिमिट्री मेंडलीव था और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ये कहलाते हैं। और इसमें जो मेन पॉइंट है, पीरियोडिक फंक्शन जो था इनकी पीरियोडिक टेबल का, दैट इज एटॉमिक मास। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो सारे पॉइंट।
तो यहां पर अब जान लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि मेंडली पीरियोडिक टेबल में है क्या और कैसी दिखती है, कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है, हम फाउंडेशन लेवल समझ चुके थे कैसी स्टार्टिंग है, और अब हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है तो पीरियोडिक टेबल में हमारी जो ये वाली लाइन होती है ये दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रोज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको हम रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अगर ये वर्टिकल है ऐसी तो वर्टिकल कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। अब जो इसका पहला पॉइंट है ये बोलता है इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब जो इसकी पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है। मतलब मेंडली पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछे कितनी पीरियड्स होती हैं, 7 पीरियड्स होती हैं। कितनी? 7 पीरियड्स, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब इसमें वर्टिकल जो कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो कितने ग्रुप है? 8 ग्रुप होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? ये सारा का सारा सिस्टम 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे 1869 में, उसका अरेंजमेंट है केवल। अब तो 122 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट है इट आल्सो कंटेन्स सब ग्रुप्स, मतलब ये ग्रुप है, इसमें भी अंदर सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर भी बटे हुए हैं। पहला ग्रुप मतलब ग्रुप के भी पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पहला ए और बी। तो अब इसको हम देख लेते हैं। इट कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में इट आल्सो कंटेन्स सब ग्रुप्स, इसमें सब ग्रुप्स भी है। सब ग्रुप्स किस फॉर्म में? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। क्या है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में? सब ग्रुप ए में है नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब जनरली जो नॉर्मल एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट ये बी ग्रुप में है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, एनर्जी लेकर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है अपनी सेल में। ये सारी चीजें हम बताएंगे, थोड़ी सी एडवांस है, आपकी क्लास में 11th में आ जाती है। तो एनर्जी लेकर वो ऊपर जाता है और जब वापस आता है इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि 9th में आपने एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया था। तो वहां पे शेल्स होती हैं, है ना, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल से तीसरी शेल में जाता है एनर्जी लेकर, जब वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो वो कलर्ड फॉर्म में दिखते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब वो ट्रांजिशन करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये नॉर्मल एलिमेंट्स ये हमारे ट्रांजिशन नहीं होते हैं, ये सिंपल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजिली नहीं जाता, ठीक है, जंप नहीं करता हायर ऑर्बिटल्स में। क्लियर? तो ये है सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम आपको समझाएंगे जब हमारी पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, और जो जनरल एलिमेंट्स मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं, मेटल्स कहां हैं, नॉन मेटल्स कहां हैं, वो हमारी चल रही है इस टाइम, तो हम उसको ही पढ़ेंगे। ये तो इसके बाद आई थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली पीरियोडिक टेबल तो मेंडली थी, इसके बाद हम उसको देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? फोर्थ पॉइंट, ग्रुप 8 कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ग्रुप 8 है, आखिरी वाला जो ग्रुप है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन किया है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस किस? 3 सेट्स में, मतलब 3 एलिमेंट का सेट बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स का सेट्स बना हुआ है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि 3 एलिमेंट्स का सेट बना के ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन किया है। मतलब जो ग्रुप 8 है वो चौड़ा है, मतलब बड़ा है काफी, ठीक है, ये आपको समझना है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये सारी चीज नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फिर हम इसकी देखते हैं मेरिट्स, इसकी खूबियां मतलब बोल सकते हो, और खामियां बोल सकते हो। तो इसको फटाफट नोट करो, फटाफट। क्लियर? अब अगर हम ये मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो मेंडली पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से अरेंज फॉर्म में थी, ठीक है। इसके ये पीरियड्स थे, ठीक है,
1 2 3, ठीक है, और ये कैल्शियम यहां आएगा, पोटेशियम के बाद 4 5, ये 6 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और ये 7, सीजियम के बाद रुबिडियम आता है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये 7 पीरियड थे, 7 पीरियड थे ये वाले, ठीक है। इस तरीके से ये 7 पीरियड थे, इसको लॉन्गेस्ट फॉर्म में करते जा रहे हैं, एलोंगेट करते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहां पर जो हमने बोला था कि ये 3 सेट्स के एलिमेंट्स बनेंगे, तो ये सेट बनेगा 3 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहां पर ग्रुप देखो, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ये वाले हैं, तो ग्रुप कितने हैं? 8, रोमन नंबर में लिखे 8 तक। अब जब हम इसकी बात करेंगे सब ग्रुप की, तो यहां पर सब ग्रुप है ये ए और बी, ए और बी। तो यहां पर देखो बी में देखो क्या आ रहा है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। यहां पे इस साइड आ जाएगा, यहां भी इस साइड आ जाएगा। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी में आपकी मंथली पीरियोडिक टेबल बनी होगी, तो एनसीईआरटी खोलिए, वहां पर साथ साथ ये इस तरीके से देख लीजिए। तो इस तरीके से ये पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, मतलब ये सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। ए बी फॉर्म में बने रहेंगे, ए साइड बी साइड। जो बी वाले ग्रुप है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मैंने आपको बता दिया, और जो ए वाले हैं वो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो हमारे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इस टाइप में। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये इस तरीके से आप उसकी बात बना सकते हो जस्ट। फिर हम इसकी देखेंगे मेरिट्स क्या है। मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप बना सकते हो अच्छे से। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें 7 पीरियड्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल जो कॉलम्स है वो 8 है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स। इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से बना लो। फिर हम आगे चलते हैं इसकी मेंडली पीरियोडिक। देखो मेरिट्स की बात करें और इंपॉर्टेंस की बात करें मेंडली पीरियोडिक टेबल की, तो मेरिट्स और इंपॉर्टेंस एक ही चीज है कि इसकी खूबियां क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, हम क्यों पढ़ेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल, क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज कि एलिमेंट्स को हम सिस्टमाइज फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये पहला ऑर्डर, पहला अरेंजमेंट मेंडलीव के द्वारा था। तो पहला इसका पॉइंट है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स की हम सिस्टमैटिक स्टडी पढ़ सकते हैं। That is the main concern behind the given periodic table by Dmitry Mendeleev। कि सबसे पहले ये हेल्पफुल रहेगी, ये हेल्पफुल टीचर्स के लिए रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, साइंटिस्ट के लिए रहेगी। मतलब एलिमेंट्स जो है वो सभी जगह यूज है, क्योंकि सब कुछ जो बना है दुनिया में सब कुछ एलिमेंट से बना है। तो सिस्टमाइज अरेंजमेंट से अगर हम एलिमेंट्स को पढ़ेंगे तो इसमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर कोई हमें एलिमेंट्स निकालना है तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं होगा, दैट इज मेन कंसर्न। अगर हम कोई एलिमेंट्स को निकाल के पढ़ेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, वहां पर टाइम बर्बाद बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए पहला इसका पॉइंट है कि सिस्टमाइज फॉर्म में इसको पढ़ना, ये इसका मेन कंसर्न था। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स हम इस फॉर्म में पढ़ सकते हैं जो मेंडली पीरियोडिक टेबल के द्वारा दी गई है, बताई गई है। दूसरा इंपॉर्टेंस है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। मतलब कुछ हमारे डाउटफुल एटॉमिक मास थे, जिनके मास पे हम क्लियर नहीं थे, उसको डिमिट्री मेंडलीव ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा एटॉमिक मास हमारा इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी होता है। मतलब जो हमारा वैलेंसी होगी, वैलेंसी आप समझ चुके हैं, उसका इक्विवेलेंट मास को इंटू कर दो। ये थोड़ा हाई लेवल में हो जाती है, हमें ये चीज नहीं जाननी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है आपके 10th में, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास जो है वो इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इनटू वैलेंसी, ये हम जब कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। ये करेक्शन था, एटॉमिक मास उन्होंने बोल तो दिया था, लेकिन इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी को हम पढ़ेंगे तब हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक मास। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर हो रही होगी बात? ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से इनकी बहुत वाहवाही हुई। मतलब इन बहुत से एलिमेंट्स अरेंज इन्होंने किए, अरेंजमेंट इन्होंने दिया, लेकिन आपने देखा होगा बीच बीच में पोजीशन, कुछ एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन ऑर्डर जब इन्होंने अरेंजमेंट किया तो उसकी कुछ वैकेंट पोजीशन उन्होंने रख दी थी। तो वैकेंट पोजीशन रखने पर इन्होंने ये बोल दिया था बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ
कि जो भी एलिमेंट नया डिस्कवर्ड होगा तो इसी पोजीशन पे वो फिक्स्ड होगा और इसी ऑर्डर में वो प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका मेंडली पीरियोडिक टेबल का, जिसकी वजह से इनकी बहुत वाहवाही हुई कि इन्होंने प्रिडिक्शन कर लिया था, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे उनकी प्रिडिक्शन इन्होंने पहले से दे दी थी। दैट इज द मेन कंसर्न बिहाइंड द मेंडली पीरियोडिक टेबल। जो इनकी वाहवाही हुई वो इसी वजह से हुई थी, मेन पॉइंट इनका ये था। तो इन्होंने पहले से प्रिडिक्शन इस बेसिस पे कर ली थी। इन्होंने बोला था कि जिस तरीके से हमने अरेंज किए हैं अपने एलिमेंट्स, तो वो प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हो रही हैं, शो हो रही हैं। जैसे हमने बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो समझ लो पोटेशियम उस टाइम नहीं होगा, ठीक है, मान लिया नहीं होगा। तो अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि जो पोटेशियम अगर डिस्कवर्ड होगा तो इसी पोजीशन पे आएगा। ये इन्होंने पहले से देख लिया था। हम जो भी पढ़ा रहे हैं अभी मेंडली पीरियोडिक टेबल, आप मेंडली पीरियोडिक टेबल को एनसीईआरटी में खोल के अपने सामने रखो, तब आपको, और पेंसिल लेकर रखो, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि जो गैलियम से पहले का एलिमेंट है वो नहीं आया था, जर्मेनियम के पहले का एलिमेंट नहीं आया था। तो वो चीज हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पहले से प्रिडिक्शन कर लिया था एलिमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि जब हम देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम में नोबल गैसेस नहीं आई थी, नोबल गैसेस उस टाइम नहीं आई थी। तो नोबल गैसेस जब नहीं आई थी तब बेसिकली जब आई 1900 में लमसम आई, तो उन्होंने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस ना हो पूरी पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने लास्ट ग्रुप उन्होंने दे दिया था कि ये हमारा लास्ट ग्रुप, लास्ट भी रख सकते हो, फर्स्ट भी रख सकते हो। तो नोबल गैसेस में उन्होंने एक अलग से ग्रुप उनको प्रोवाइड कर दिया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन के लिए, मतलब ये सारी नोबल गैसेस के लिए। नोबल गैसेस क्या होती है? नोबल गैसेस होती है नॉन रिएक्टिव गैसेस, जो कंप्लीटली ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, अकेली रहती है, मतलब मोनोएटॉमिक गैसेस। मतलब जो एलिमेंट है अगर किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो बनाता है डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक। तो हेक्साएटॉमिक मतलब 5-6 एलिमेंट हो गए, पेंटाएटॉमिक मतलब 5 एलिमेंट, 4 एटम का कॉम्बिनेशन है, जैसे P4 टेट्राएटॉमिक, ठीक है, O3 ओजोन ट्राइएटॉमिक, O2 डाइएटॉमिक। तो ये अकेली रहती थी, हीलियम अकेली, ठीक है, नियॉन अकेला, हीलियम, नियॉन, आर्गन अकेला, क्रिप्टन अकेला। तो ये अलग अलग रहती थी, ठीक है। हीलियम बैलून्स में भरी जाती है, नियॉन CFL में अंदर भरी जाती है, आर्गन बल्ब के अंदर भरी जाती है, क्रिप्टन भी यूजेस होती है हमारी कई जगह। तो ये हमारी गैसेस सारी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहलाती है। इनर्ट गैसेस बोलते हैं कि किसी के अंदर फिलअप कर दो, दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो इसलिए इन्होंने जो पोजीशन है नोबल गैसेस की वो डिस्टर्बेंस नहीं होने दी, इस वजह से और इनकी वाहवाही हुई कि इन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाया और सही तरीके से उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट दे दिया। फिर इनकी खाबियां क्या थी, मतलब जो कमियां थी वो क्या थी, ठीक है, खूबियां तो बता दी, अब कमियां क्या थी। बेसिकली कमियां जो थी उसके बेसिस पे इनका जो पॉइंट्स था वो गलत हो चुका। फिर इनकी मेंडली पीरियोडिक टेबल नहीं चली, आगे तक नहीं चल पाई। फिर जो मॉजले आए, ठीक है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले उनकी देख लेते हैं खामियां बेसिकली है क्या। खूबियां तो देख ली हमने, खामियां और देख लेते हैं। तो मेरिट्स देख लिया हमने, डीमेरिट्स और देख लेते हैं, इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी खामियां, थोड़ा इसको और देख लेते हैं कि प्रेडिक्शन जो की थी, कौन जो एलिमेंट्स थे, जो न्यू एलिमेंट्स होने थे, उनको और देख लेते हैं। तो जो एलिमेंट्स है आप देखोगे वहां पर पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के पहले जो था, मतलब प्रीसीडिंग बोल सकते हो, इसके बाद वाला, तो बोरॉन के बाद हमारा स्कैंडियम आया, मतलब स्कैंडियम को हमने बोल दिया इसमें ई का बोरॉन। ई का एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले, हम इंग्लिश में बोल दो तो प्रेसिडिंग भी बोल दो कि आगे का, ठीक है। तो ये हमारा पहले है। देन ई का एल्यूमिनियम, गैलियम आ गया, एल्यूमिनियम के बाद हमारा गैलियम आता है, ये भी आपने देखा होगा। ई का सिलिकन, सिलिकन के बाद हमारा जर्मेनियम आया, ठीक है, प्रेसिडिंग मतलब उसी के ग्रुप में आया, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने पहले से प्रिडिक्शन कर दी थी इन 3 एलिमेंट्स की, एज अ ई का बोरॉन, एज अ ई का एल्यूमिनियम एंड ई का सिलिकन। इस बेसिस पे उन्होंने बता दिया था कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आएंगे तो यही एग्जैक्ट पोजीशन होगी कि यहीं पर ये फिटेड होंगे। तो ये आप नोट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है, इनकी डीमेरिट्स क्या है, इसको नोट करो फटाफट। हम डीमेरिट्स और देख लेते हैं, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशंस एंड डीमेरिट्स। अब देखो हम बात करते हैं डीमेरिट्स में, तो डीमेरिट्स में पहला ये एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। खूबियां
ठीक है, अच्छी थी, खूबियां में वाहवाही हुई, लेकिन जब इनकी डीमेरिट्स आई तो इनको नकारा भी गया फिर। ठीक है, और इनकी डीमेरिट्स बेसिकली ज्यादा थी, एक दो डीमेरिट्स तो चल जाए, लेकिन खूबियों से ज्यादा जब खामियां होती हैं तो उस चीज को नकार दिया जाता है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसके बेसिस पे वो चीज देखी जाती है। कमियां खामियां जो अपनी पीरियोडिक टेबल अभी चल रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें खूबियां हैं, इसीलिए वो अभी चल रही है और उसको मान्यता प्राप्त है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब हम देखते हैं इसकी खामियां क्या है। पहला पॉइंट है एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इन्होंने अरेंजमेंट तो कर दिया एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन यहां पर इस बेसिस पे इन्होंने कुछ गड़बड़ी भी की। क्या गड़बड़ी की? इन्होंने बोला, इन्होंने एल्यूमिनियम को पहले रख दिया, किससे? सिलिकॉन से। और बल्कि अगर इनको एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा जाए तो सिलिकॉन पहले आएगा। सिलिकॉन का मास एल्यूमिनियम से कम होता है। जैसे हम बात करें इसका 29.98 होता है, 29.98, इसका कितना होता है? 28.09। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो सिलिकॉन को बाद में रखा गया इन्होंने, ठीक है, एल्यूमिनियम को पहले। तो ये खामियां थी। दूसरा, हम कोबाल्ट और निकल की बात करें तो कोबाल्ट 58.9 होता है, ये 58.7 होता है। क्लियर? तब भी निकल को बाद में रखा गया, कोबाल्ट को पहले रखा गया। अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा गया है तो उसको फॉलो करो ना, तो उसको फॉलो नहीं किया तो इनकी मान्यता हटा दी गई। तो उस चीज को, अगर जो चीज आपने बोली है उस चीज पे अड़िग रहना चाहिए, वो चीज को करवाना चाहिए, उस चीज को प्रूव करके बताना चाहिए, लेकिन इनकी वो चीज कमी में, खामियां में तब्दील हो गई। दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ एट्थ एलिमेंट। जो एट्थ एलिमेंट की बात है, उनकी पोजीशंस में अब उनको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनकी पोजीशन वहां पर क्यों है? क्योंकि सेक्शन बी, मतलब जो हमारा सब ग्रुप बी है, उसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डाले, एट्थ ग्रुप में पर्टिकुलर अलग टाइप के डाले, तो ऐसा क्यों? वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस था। क्लियर? तो पोजीशन, ये भी दिक्कत हो गई कि पोजीशन को ये नहीं बता पाए। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये चीज इनको एक्सप्लेन करनी चाहिए। दोनों पॉइंट इनके खामियां में आ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आपको पता है क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स, जैसे आइसोटोप्स है तो सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, ठीक है, सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। डिफरेंट मास कब होता है? मतलब एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो यहां पर एलिमेंट तो सेम है, मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो जाता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम 1H1, एक न्यूट्रॉन और डाल दिया तो ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, मतलब इनके मास नंबर अलग अलग है, इनका मास नंबर 1, 2, 3। अब ये मासेस के बेसिस पे आपने रख दिए, तो अब तो हाइड्रोजन की पोजीशन आपने एक रखी थी लिथियम के ऊपर, तो वहां पर आपके हाइड्रोजन तो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। उसका जवाब बिल्कुल नहीं था इनके पास, उसको बता ही नहीं पा रहे थे कि रखें कहां पर। इस तरीके से हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स है, ऐसे बहुत से एलिमेंट है जिनके 10-10, 12-12, 20-20, 25 आइसोटोप्स है। अगर इस हिसाब से रखे जाते तो ये तो पीरियोडिक टेबल की पूरी किताब बन जाती है, अगर इस हिसाब से अरेंज करते तो नहीं कर पाई, इन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाई है सही से। इनको ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का क्या करें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को ये सही तरीके से बता नहीं पाए। इनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को कैसे एक्सप्लेन करें। क्लियर? तो यहां पर ये डिस्टर्बेंस आना ही था, ये बता भी नहीं पाते क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था, तो ये इनके पास कोई जवाब था ही नहीं। तो ये चीज तभी गलत हो गई कि एटॉमिक मास के बेसिस पे आइसोटोप्स नहीं बता पा रहे ना, तो एटॉमिक मास चल ही नहीं सकता। हमने आपको पहले बताया था कि जब हमारे डॉबरिनर ने बताया था, डॉबरिनर भी एटॉमिक मास के बेसिस पे फेल हो गए, न्यूलैंड भी एटॉमिक मास के बेसिस पे फेल हो गए, कैल्शियम के बाद वो नहीं बता पाए थे। मेंडलीव का भी यही हुआ कि वो यहां आकर अटक गए, वो आइसोटोप्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एट डिफरेंट पोजीशन। अब जो सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स है, मतलब बोल सकते हो आइसोटोप्स फॉर्म में या सिमिलर टाइप में एलिमेंट्स और अलग अलग उनकी पोजीशन उनकी होगी, तो मतलब ये वही सिमिलर पॉइंट्स है लमसम, ठीक है। इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या करें इसका, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? जैसे हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे कुछ सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं,
मतलब इनके अलग अलग है तो तीनों नोबल मेटल्स ना, इस चीज को भी नहीं बता पाए हो। अगर ये पॉइंट को हम क्लियर करें, प्लेसमेंट ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एट डिफरेंट पोजीशन, तो आपने देखा होगा कॉपर अलग है, गोल्ड सिल्वर अलग है, गोल्ड अलग है ना, ये ग्रुप सब ग्रुप बी में आ रहे हैं और सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं, इन्होंने अलग अलग क्यों रख दिया फिर? तो ये चीज इनकी गड़बड़ी हो गई, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कैसे करें। और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्होंने तो 8th ग्रुप में डाल दिए थे, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्होंने ग्रुप बी में, मतलब सब ग्रुप बी में डाले थे। तो ये चीज इनकी खामियां थी, ये चीज सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो चीज इन्होंने रखी गई। एलिमेंट्स को इन्होंने जो रखा वो केवल इन्होंने शुरुआत में एडजस्ट किया, फिर बाद में ये इस चीज का जवाब नहीं दे पाए। क्लियर अभी बात की नहीं? लास्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में तो हमारा मॉजले भी नहीं बता पाए हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉजले सर भी इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि हाइड्रोजन को रखें कहां, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 1s1 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स के साथ भी होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ भी, और हैलोजेंस के साथ भी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब है तो नॉन मेटल्स, तो हैलोजन के साथ आने चाहिए, लेकिन ये अल्कली मेटल्स के साथ आता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट में आता है S1। जैसे लिथियम की बात करें तो 1s2 2s1 आता है, सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल के साथ रखते हैं। और हम उसकी बात करें तो वो एक वैलेंसी हैलोजेंस की होती है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन की। तो ये कंफ्यूज हो गए, 17 में रखें मतलब हैलोजेंस के साथ में रखें या इसमें रखें, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कहां पर ये चीज पोजीशन रखनी चाहिए। ये चीज तो मॉजले भी नहीं बताया, अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस और ये थी खामियां। क्लियर? इसको नोट कर सकते हो डिटेल में, एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ो डिटेल में। जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो उसको कमेंट सेक्शन में आप उसमें कमेंट कर दो, ठीक है। हर चीज क्लियर है, मेनली पीरियोडिक टेबल आपकी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय मॉजले। इसको नोट कर सकते हो।